मेरे व्याख्यान का विषय है मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री सिद्धांत एवं अनुप्रयोग। मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी यो तो भौतिक विज्ञान का विषय है, परंतु अनुप्रयोग की दृष्टि से विज्ञान के अनेक शाखाओं में हम इसको पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में भी पढ़ते हैं, जैव विज्ञान में भी पढ़ते हैं और अन्य शाखाओं में भेषज विज्ञान में भी आवश्यकता पड़ती है, भूगोल विज्ञान में भी आवश्यकता पड़ती है। ये पहले ही पृष्ठ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये रुडोल्फ मास पावर है, जिनके नाम से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री चलती है। और इनके विषय में दो तीन अच्छी बातें, आश्चर्यजनक बातें हैं। पहली कि मास पावर प्रभाव का जो उन्होंने उसकी खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो खोज उनके पीएचडी शोध का विषय था। एक तरह से पूरा उनका पीएचडी शोध प्रबंध का जो काम था, उसी पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जैसा वहाँ वर्णन किया गया है कि शोध शास्त्र के रूप में उन्होंने गामा किरणों के उत्सर्जन और अवशोषण पर काम करते हुए 1957 में मास पावर प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार पाना। उसी मास पावर प्रभाव पर आधारित है मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री विषय, जिस पर हमको बोलना है। आगे के पृष्ठों में हम देखेंगे कि मास पावर प्रभाव क्या है, मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है और मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री का किस तरह से किन किन क्षेत्रों में उपयोग और प्रयोग होता है। ये पहले पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि परमाणुओं के नाभिक गामा किरण के अवशोषण अथवा उत्सर्जन के द्वारा विभिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करते हैं। और वो चित्र में भी अलग से दिखाया गया है किस प्रकार से किसी नाभिक के परमाणु के किसी नाभिक के विभिन्न ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। ईजी और ई गामा दो ऊर्जा, ईजी और ई दो ऊर्जा स्तर यहाँ दिखाए गए हैं। ईजी अर्थात ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, और ई अर्थात एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम उत्तेजित अवस्था कहेंगे। तो ये दो अवस्थाएं हैं, ईजी ग्राउंड स्टेट और ई एक्साइटेड स्टेट। इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है उसको ईआर से दिखाया गया है। तो स्रोत अथवा गामा किरण का सोर्स जिसे हम कहेंगे, वो एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में से ईआर मात्रा की ऊर्जा छोड़ते हुए वो ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था में ईजी पर आएगा और उससे गामा किरण निकलेगी और गामा किरण की ऊर्जा, जिसे हम संक्रमण ऊर्जा से दिखा रहे हैं, वो ईआर बराबर होगा ई माइनस ईजी। एक सरल उसका चित्रण है कि कैसे किसी नाभिक से गामा किरण निकलती है। ईआर ऊर्जा की गामा किरण निकलेगी और वो उत्तेजित अवस्था से स्रोत अपने ग्राउंड अवस्था मूल अवस्था में आएगा। वो पहले चित्र का पहला भाग है। और दूसरा भाग है कि यही गामा किरण किसी नाभिक द्वारा, उस समान नाभिक द्वारा अवशोषित की जा सकती है, जिसमें वो अपने ग्राउंड स्टेट से ईजी से उत्तेजित अवस्था तक ई तक जाएगी और वो ईआर ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी। ये एक सरल चित्र से हम दिखा रहे हैं कि स्रोत के भी उत्तेजित अवस्था और मूल अवस्था ग्राउंड अवस्था में ऊर्जा का अंतर ईआर है, और जो अवशोषण कर रहा है जो पदार्थ, जो सैंपल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भी ग्राउंड अवस्था और उत्तेजित अवस्था में जो ऊर्जा का अंतर है वो ईआर है। तब ये अवशोषण होगा। डेल्टा ई यदि आर बराबर ई माइनस ईजी दोनों के लिए जब वही होगा तभी ये अवशोषण होगा। और इसी अवशोषण को हम नाभिक के द्वारा गामा किरणों की ऊर्जा को अवशोषित करके ग्राउंड स्टेट में आना अथवा उत्तेजित अवस्था में जाना, इसी का अध्ययन हम मास पावर प्रभाव में और मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री में करते हैं। दूसरी, परंतु वही ईआर ऊर्जा जो निकल रही है दूसरे जो स्रोत से निकल रही है और अवशोषित द्वारा अवशोषित हो, वो इतना सरल नहीं है। वो उसकी पूरी
प्रक्रिया बड़ी कठिन है। कठिनाई कहाँ आती है? स्रोत जब वो गामा रे को छोड़ता है, उसमें से गामा रे निकल रही है, तो स्रोत में रिक्वायर होता है प्रतिक्षेपण, और रिक्वायर के कारण से जो गामा रे निकल रही है, वो जो ऊर्जा का अंतर था ER, वो ऊर्जा उसकी नहीं रह जाती है। रिक्वायर के कारण से उसकी ऊर्जा में क्षरण हो जाता है, कम हो जाती है। ऊपर दिखाया गया है प्रतिक्षेपण के कारण उत्सर्जन के समय उत्सर्जित गामा किरण की ऊर्जा उसकी संक्रमण ऊर्जा अर्थात ER से प्रतिक्षेपण ऊर्जा के बराबर कम हो जाती है। E गामा बराबर हो जाता है ER माइनस R। और जब यही गामा रे अवशोषक द्वारा, सेंटर द्वारा अवशोषित की जा रही है, तो और कठिनाई आती है। वो फिर रिक्वायर होता है उसमें अवशोषण के कारण से, और अब उसको यद्यपि उसके उत्तेजित अवस्था और गहन अवस्था में याद का ही अंतर है, परंतु वो प्रतिक्षेपण के कारण से उसको आर ऊर्जा और चाहिए। इसलिए जो स्रोत हमारा ऊर्जा दे रहा है वो तो याद वाले सार है, और जो अवशोषक ऊर्जा की आवश्यकता है वो याद का सार है। इसलिए उसी प्रकार के नाभिक से जो गामा किरण निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, वो उसी प्रकार के नाभिक से अवशोषित नहीं हो पाती है। आप देखिए यहाँ ऊर्जा प्रोफाइल बना हुआ है, और अंतर देख रहे हैं स्रोत और अवशोषक की ऊर्जा प्रोफाइल में। स्रोत का ऊर्जा प्रोफाइल वहाँ है, अवशोषक का ऊर्जा प्रोफाइल यहाँ इतना सारा अंतर है। इसलिए उसी प्रकार के नाभिक से ऊर्जा निकल रही है, मगर वही नाभिक उसको अवशोषित नहीं कर पा रहा है, ये अंतर है। इसको चित्र से और अच्छी तरह से दिखाया गया है, और थोड़ा ये ऊर्जा का जो अंतर है उसमें एक और कारक आता है, उसको यहाँ दिखाया गया है। सोर्स से गामा रे निकल रही है, सैंपल जा रही है, और वो जो जो जिस नाभिक से गामा रे निकल रही है उसमें जो रिक्वायर हो रहा है वो दिखाया गया है चित्र से, और जो शोषित कर रही है उसमें जो रिक्वायर हो रहा है वो यहाँ चित्र से दिखाया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो स्रोत है उसका रिक्वायर पीछे की ओर हो रहा है, जो अवशोषक है उसका रिक्वायर आगे की ओर हो रहा है। इसलिए स्रोत की ऊर्जा R से कम हो जाती है, और अवशोषक की ऊर्जा को R की और आवश्यकता होती है, तो दोनों तरफ का R की दूरी बढ़ जाती है। इस तरह से 2R की दूरी बढ़ जाती है। प्रोफाइल में आप देख रहे हैं। इसमें एक और पद आ जाता है डी डॉपलर है, और डॉपलर इफेक्ट किस प्रकार से वर्णन करते हैं। आप प्रोफाइल को देखें तो किसी भी नाभिक से जो गामा निकल रही है, गामा किरण निकल रही है, उसकी ऊर्जा जहां होनी चाहिए, जो केंद्र से अगर हम देखा खींचे, तो वो प्रोफाइल में उसके दोनों तरफ वो दूरी घटी बढ़ी है, इधर दाईं ओर बढ़ी है, दोनों में बीच के प्रोफाइल से दोनों तरफ दूरी घटती बढ़ती है। वो डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर के कारण जो फोटॉन है, जो फोटॉन जो ऊर्जा जो दे रहा है, जिस ऊर्जा के रूप में निकल रहा है, वो डॉपलर प्रभाव के कारण एकदम स्थिर वो प्रोफाइल के बीच में नहीं रहता है। डी पीछे हो जाता है और डी आगे हो जाता है। वो अपनी गति के कारण, उसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है, उस गति के कारण से उसकी ऊर्जा भी कम हो सकती है, भी अधिक हो सकती है। सारा मिलाकर के ये प्रोफाइल बनता है। जो जो वास्तविक ऊर्जा होनी चाहिए, संक्रमण ऊर्जा, उसके पीछे आगे जाने के बाद जो प्रोफाइल बनता है, उसमें आप देखेंगे कि संक्रमण डॉपलर के कारण से, संक्रमण गति के कारण से वो डी की जो दूरी होती है वो इस प्रकार का प्रोफाइल देती है ऊर्जा में, दोनों में, स्रोत में भी और अवशोषक में भी इस प्रकार की प्रोफाइल देती है। इसलिए दोनों में ओवरलैप नहीं हो पाता है। अब हम ओवरलैप चाहते हैं कि स्रोत से जो ऊर्जा निकल रही है वो अवशोषक की को जितना ऊर्जा चाहिए उसके बराबर हो, ताकि ये जो एनर्जी प्रोफाइल, ऊर्जा प्रोफाइल बनाएगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करे, ताकि रेजोनेंस आए। और जब रेजोनेंस आएगा तब आपको गामा किरण का अवशोषण हो रहा ये दिखाई पड़ेगा। इसके लिए अब ये जो दूरी हो गई, एक में स्रोत आग पीछे चला गया और अवशोषक आगे चला गया, इस दूरी को हमको मिटाना है, इसको कम करना है। इसके लिए दो काम किए जा सकते हैं। पहला उपाय तो यह है कि स्रोत को अवशोषक की ओर गति करें। जब गति कराएंगे तो वो आग की ऊर्जा की जो कमी है वो भरपाई हो जाएगी, और 2R की गति करा देंगे तो अवशोषक
करने पर पता चलता है कि ये गति इतना होनी चाहिए 2 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गति सरलता से नहीं प्राप्त हो सकती है, तो ये अव्यावहारिक है। इस प्रकार से करके हम अवशोषण नहीं करा सकते हैं। इसलिए एक दूसरा उपाय लेते हैं कि m का मान बढ़ा r का मान अत्यंत कर देते हैं ताकि r प्रभावी रूप में लगभग 0 के बराबर हो जाए। इसलिए तो स्रोत तथा अवशोषक दोनों को अत्यधिक द्रव्यमान वाले क्रिस्टल में स्थापित कर देते हैं। दो स्लाइड पीछे इस विषय को समझने के लिए आप यहाँ देखें R का प्रतिक्षेपण ऊर्जा है जो हमारे संकट का कारण है, जिसको हम शून्य करना चाहते हैं, उसका मान यहाँ क्या हुआ है E gamma² / 2mc²। हमको R को लगभग शून्य करना है, तो उसके लिए तरीका है कि m का मान बहुत अधिक कर दें, क्योंकि फोनान जो है उसका द्रव्यमान तो बहुत कम है। परंतु यदि हम स्रोत को और अवशोषक को दोनों को किसी बड़े क्रिस्टल में स्थापित करते हैं तो ये m का मान बहुत अधिक हो जाता है। वो रिक्वायर के लिए प्रभावी मान उसका बहुत अधिक हो जाता है, और जब m का मान बहुत अधिक हो जाएगा तो जो प्रतिक्षेपण रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो लगभग नगण्य हो जाएगी, R लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जिस ऊर्जा को हम चाहते थे वो संभव हो जाएगा। तो हम m का मान बहुत अधिक करने के लिए, R का मान 0 करने के लिए स्रोत को और अवशोषक को दोनों को किसी बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ में स्थापित कर देते हैं। प्राय उसको क्रिस्टल में मणि में स्थापित करते हैं। अभी आगे बताएंगे कि आयरन के लिए जब मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो किस क्रिस्टल में स्थापित करते हैं और आने के लिए किस क्रिस्टल में स्थापित करते हैं। आगे चलिए दोनों हटा दीजिए, तीसरे में देखिए यहाँ प्रायोगिक रूप से उसको किसी क्रिस्टल में कैसे स्थापित करेंगे वो तो प्रयोग का भाग है, वो जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उपकरण रहेगा उसका भाग है। परंतु चित्र में ये दिखाया गया है कि कैसे हमने स्रोत को भी बांध दिया है और अवशोषक को भी बांध दिया है। इस प्रकार से स्रोत और अवशोषक दोनों को बांधने का उद्देश्य है कि यह हमारा खूब बहुत बड़ा हो गया और R लगभग नगण्य हो गया। ये चित्र में दिखा रहे हैं, यही काम जो किया गया है इसको मास पावर प्रभाव कहा गया। यानी हम इसको किसी मणि में स्थापित करके क्रिस्टल में स्थापित करके जो हमने R के लिए R का मान है उसमें m को बढ़ा करके R के मान को लगभग नगण्य कर दिया, ये मास पावर प्रभाव है। इसी की खोज मास पावर ने की थी, जिसके आधार पर मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आगे बढ़ी और जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। यदि मैं ऐसा कर सके तो अब बहुत सरल हो गया। देखिए स्रोत में से गामा किरण निकल रही है, एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में एनर्जी है और ग्राउंड स्टेट में मूल अवस्था में एनर्जी है। उससे जो अंतर है वही अवशोषक में, क्योंकि नाभिक वही है जिस नाभिक से निकल रहा है गामा किरण निकल रही है, उसी नाभिक में हम अवशोषित करा रहे हैं। तो इसमें ये चीज से ये अंतर है वो भी उतना ही है कि है जितना उसमें है। इसलिए जो गामा किरण आएगी पूर्णतया अवशोषित हो जाएगी। इस अवशोषण को हमने यहाँ चित्र में दिखा दिया। चित्र में कुछ और बातें हैं जिनका आगे विस्तार से वर्णन करेंगे, मगर आप ये देखें कि गामा किरण पूरी तरह से अवशोषित हो रही है। ये दिख रहा है वो काउंट्स जो है वो गामा किरण के काउंट्स हैं। जब गामा किरण को सोर्स से लेकर कर अवशोषित में हमने जाने दिया और उसके बाद कितना अवशोषित हुई, कितनी गामा किरण बची, उसको काउंट्स में गिना, तो इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम हम बना सकते हैं जिसमें काउंट्स के आधार पर हम देख रहे हैं कि मिनिमम काउंट यहाँ जब रेजोनेंस होता है तो मिनिमम काउंट आता है, जब रेजोनेंस नहीं है तो काउंट ज्यादा है, यानी गामा किरण अवशोषित नहीं हो रही है। इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम आता है जो काउंट्स के अपने ये वेलोसिटी के विरुद्ध काउंट्स को इसको प्लॉट करके हम पाते हैं। वेलोसिटी क्यों यहाँ एक्स एक्सिस पर प्लॉट की गई है ये आगे बताएंगे, मगर ये स्पेक्ट्रम का स्वरूप यही है। ये एक्स अक्ष पर हम वेलोसिटी वेग हम उसको प्लॉट कर रहे हैं और वाई अक्ष पर हम काउंट्स प्लॉट कर रहे हैं। काउंट्स में गामा किरण कितनी निकल आ गई, जब पूरी अवशोषित हो गई तो गामा किरण जितनी निकली वो मिनिमम है, तो मिनिमम प्राप्त हुआ, हमको ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है।
अब आपने देखा कि हमको एक स्रोत चाहिए जिससे गामा किरण निकलती हो, और अवशोषक को रहेगा जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस पदार्थ का उसमें गामा किरण को जाने दे रहे हैं, वो अवशोषक है। पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमको स्रोत चाहिए जिस नाभिक का हम अध्ययन करना चाहते हैं मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा, उसके अनुकूल एक स्रोत चाहिए। तो सबसे अधिक अध्ययन मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री में 57 आयरन का है। 57 आयरन के लिए देखिए कौन सा हम स्रोत प्रयोग करते हैं। ये 57 कोबाल्ट, ये रेडियो सक्रिय स्रोत है जो बीटा किरणों का क्षय के द्वारा 57 आयरन बनता है। वह 57 आयरन एक उत्तेजित अवस्था है आयरन की, जो दो पदों में दो प्रकार से, पहले तो 9% पर एक पद से बिल्कुल आई बराबर 5/2 से सीधे आई बराबर 1/2 पे जाती है, और दूसरा उसके क्षरण का विधि है जो 41% होता है। वो पहले वो आई 5/2 से आई 3/2 तक जाता है, और फिर आई 3/2 से आई 1/2 तक जाता है। इनमें ऊर्जा का अंतर क्या है, ये बहुत सरलता से आप देख लेंगे। जो मूल अवस्था है, शून्य अवस्था है, उससे ऊपर ये 14.4 केवी की ऊर्जा है, वो बीच की अवस्था है नाभिक की, और एकदम ऊपर जहाँ 57 कोबाल्ट की क्षरण से 57 आयरन मिला, वो 136 के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अवस्था है। तो जो पहला प्रक्रिया है, प्रक्रम है क्षरण का, जिस केवल 9% होता है, वो हमारे लिए मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री के अनुकूल नहीं है, क्योंकि एकदम से 136 केवी की एनर्जी के गामा रे का हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। और आपको दूसरी विधि जो है जिसमें दूसरे पद में सिर्फ 14.4 केवी की ऊर्जा मिलती है गामा रे की, मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए 57 कोबाल्ट स्रोत का उपयोग करते हैं, और जिसमें हमने बताया 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा वाली गामा किरण प्राप्त होती है, इसके द्वारा 57 आयरन की मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हमको अगर गोल्ड की मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री का अध्ययन करना हो, तो उसके लिए 196 प्लेटिनम ये स्रोत उपयोग होता है, और उसको किस प्रकार से क्षरण होता है, किस प्रकार से 197 गोल्ड मिलता है, और किस प्रकार से 97.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा किरण मिलती है, ये चित्र में बहुत स्पष्ट है। ऐसे ही हम अनेक न्यूक्लियाई का मास पावर स्पेक्ट्रोमेट्री के अध्ययन कर सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि उसके अनुकूल कोई गामा किरण की स्रोत हो। तो यहाँ हमने पूरी टेबल आपके सामने दिखा दी है। उसमें जिन तत्वों का मास पावर राशि को ज्ञात है, वे सभी लाल रंग में, जितने लाल रंग में तत्व दिए गए हैं, इन सब के लिए मास पावर राशि को ज्ञात है। और उनमें से जिनका खूब अच्छी तरह से अध्ययन हुआ है, काफी मात्रा में अध्ययन हुआ है, वो तत्व है जो काली पृष्ठभूमि में है और लाल रंग से है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी पीरियडिक टेबल में कितने तत्वों पर मास पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जा सकती है और कितने पर अच्छी तरीके से हुई है कार्य। अब ये हम 57 आयरन की ही बात कर रहे हैं, तो उसका जो ग्राउंड स्टेट है 57 आयरन का, उसके लिए आई न्यूक्लियर स्पिन नंबर आई बराबर आधा, और उसका जो तेजित अवस्था है उसके लिए आई बराबर 3/2 है। सरल है। ग्राउंड स्टेट में एक न्यूक्लियन है, और जब एक्साइट होगा तो एक और अपडेट हो जाएगा, तो आई बराबर 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ दोनों में है, ये स्रोत है और ये अवशोषक है, और ऊपर उसका आधार दिया गया है। मास पावर नाभिक के ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर या नाभिक की चतुर्दिक उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के घनत्व पर भी निर्भर है। वही नाभिक है 57 है, मगर दो भिन्न पदार्थ हैं, दो भिन्न यौगिक हैं। तो एक में इस नाभिक के चतुर्दिक इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या का घनत्व, तो उनकी सममिति अलग है, दूसरे में अलग है। तो इसलिए एक यौगिक से दूसरे यौगिक में इस आयरन के चतुर्दिक जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो अंतर है, इसलिए कि ये ऊर्जा स्तरों में अंतर हो सकता है कि यह दिखा गया। ये जो ऊर्जा का अंतर भिन्न भिन्न हो जाता है, इसी पर आश्रित करके
कोई ऐसा प्रक्रिया देते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि स्रोत को हम आगे पीछे ऐसा उसको गति दे सकते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आगे पीछे गति दे करके वो हम ऊर्जा में अंतर दिखाते हैं। अनेक प्रकार के हम स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं, करते हैं, किसी में भी इस प्रकार से गति में अंतर दे करके ऊर्जा को घटाने बढ़ाने का नहीं है। केवल मास स्पेक्ट्रोमेट्री में स्रोत की गति को आगे पीछे घटा बढ़ा के हम ऊर्जा में अंतर प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा अंतर के विरुद्ध वो काउंट्स को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से स्पेक्ट्रम होता है। तो देखिए कि व्यवस्था की गई है, उधर वाइब्रेटर है जो स्रोत को आगे पीछे कर सकता है। उस वाइब्रेटर पर वो सोर्स चढ़ाया गया है, देखिए रेडियोएक्टिव सोर्स को चढ़ाया गया है नीले रंग में और ये सैंपल अवशोषण की जाता है। इतनी व्यवस्था है। एक स्रोत है गामा किरण का, वो एक वाइब्रेटर के साथ जुड़ा है जो आगे पीछे गति दे सकता है और एक आपका ये अवशोषक है, सैंपल है। इसमें से हो करके देखिए गामा किरण कमजोर हो करके आ रही डिटेक्टर, तो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कितनी गामा किरण अवशोषित होगा, कितनी बाहर आ रही है। और ये डेटा एक्विजिशन है वो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है वाइब्रेटर के लिए और परिणाम ये मिलता है हमको काउंट्स वेलोसिटी वेग मिलीमीटर पर सेकेंड और उधर काउंट्स। तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। ऐसा एक स्पेक्ट्रम पीछे भी आपको दिखा चुके थे हम। उस स्पेक्ट्रम में इस स्पेक्ट्रम में बड़ा अंतर है, वो एक विशेष उद्देश्य से किया गया है। ये स्पेक्ट्रम में आप देखिए जो पूर्ण अवशोषण है वो वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकेंड के 0 पे नहीं, उससे पहले। वास्तव में ये 0 के बाद भी हो सकता है, 0 के पहले है, ये 0 के बाद। ये पूरे स्पेक्ट्रम का खासियत है कि ये ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ये मिलीमीटर पर सेकेंड ऊर्जा का अक्ष है और उधर आप काउंट्स का अक्ष ले रहे हैं। तो कभी क्या हो सकता है कि ये 0 ऊर्जा से कम ऊर्जा पर अवशोषण हो, यानी आप स्रोत को पीछे की ओर रखता है, उसकी जो जितनी ऊर्जा की गामा किरण निकल रही उस ऊर्जा को कम कर तब अवशोषण हो रहा है। तभी ऐसा हो सकता है उसकी ऊर्जा को बढ़ाना पड़े। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये गति की दोनों 0 के दोनों तरफ ऐसे किया हुआ है और ये स्पेक्ट्रम कहीं आ सकता है। इस पर निर्भर करेगा कि वो अवशोषण के लिए आप उसमें ऊर्जा जोड़ना है या उसमें ऊर्जा घटाना है। ये जो अंतर है, एक पहले मैंने आपको चित्र दिखाया, स्पेक्ट्रम दिखाया जिसमें 0 पर ही अवशोषण हो गया, यानी जो स्रोत है उसकी ऊर्जा और जो अवशोषक है उसकी ऊर्जा एकदम समान थी, तो वो 0 पर हो गया था। परंतु इसमें 0 से पीछे हो रहा है, यानी स्रोत की ऊर्जा अधिक थी इसलिए पीछे खींचना पड़ा और ऐसे ही आगे करना पड़ सकता है। तो 0 से जितना हट कर है अवशोषण, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसको आइसोमर शिफ्ट अथवा आइसोमर स्विचिंग, यह आइसोमर शिफ्ट को यहाँ चित्र में दिखाया गया कि ऐसे एक स्पेक्ट्रम में जो हम ये नाप रहे हैं 0 से कितना पहले अवशोषण हो रहा है, 0 से कितना बाद में हो रहा है अथवा 0 से कितना हट हो रहा है, वो आइसोमर शिफ्ट है। अब स्पेक्ट्रम आपके सामने था तो उसमें एक पैरामीटर आप देखिए आइसोमर शिफ्ट। इसी प्रकार के 3 पैरामीटर किसी भी मास्पर स्पेक्ट्रम में हम नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला आइसोमर शिफ्ट अथवा आइसोमर शिफ्ट, दूसरा है चतुर्ध्रुवी विपाटन अथवा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग और तीसरा है चुंबकीय अति सूक्ष्म विपाटन अर्थात मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। ये 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसमें से आइसोमर शिफ्ट और चतुर्ध्रुवी विपाटन अर्थात आइसोमर शिफ्ट और क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है और इन्हीं के आधार पर पूरी रसायन जिस पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं उसका आप बता सकते हैं। आगे की 2 पृष्ठों में ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए मैंने थोड़ा आइसोमर शिफ्ट के बारे में थोड़ा गणित करने की कोशिश की है, उसको बहुत विस्तार में नहीं ले जाएंगे। आप 3-4 पद हैं जो आइसोमर शिफ्ट अनुपाती है साई ये है अवशोषक के एब्जॉर्बर के लिए, इतने से अपना काम चल जाएगा। और साई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अति न्यूक्लियस, इतनी बात आप बता दिए, बाकी
उसमें ऊपर निहित है, परंतु हम प्रयोग की दृष्टि से आगे के बिंदुओं पर जल्दी से बढ़ जाएंगे। इसमें लिखा है ऊपर के जो गणनाएं हैं उसमें यदि आगे बढ़ा है आगे से, आगे मतलब एक साइक्लिक स्टेट का रेडियस न्यूक्लियस का, और आगे मतलब ग्राउंड स्टेट का उसका रेडियस। तो अगर एक साइक्लिक स्टेट में जाने पर उसका रेडियस बढ़ गया, न्यूक्लियस का की साइज आकार बढ़ गया, यदि आगे बढ़ा है आगे से तो डेल्टा आर धनात्मक हो जाएगा। और ये क्यों में ऐसा होता है, ये पहली स्लाइड जो अंग्रेजी में रखा है, हिंदी में नहीं किया। और इसके उल्टे यदि आर छोटा है आगे से, जैसा कि आयरन में होता है, तो डेल्टा आर ऋणात्मक होगा। और इससे इसका देखिए परिणाम क्या होता है। आयरन के लिए यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो आइसोमर शिफ्ट में ऋणात्मक शिफ्ट होगी, और टिन में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आइसोमर शिफ्ट में धनात्मक शिफ्ट होगी। इसका उल्टा भी आप अपने आप कल्पना कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस नाभिक पर जो होती है, जिसको हम psi(0) से संबोधित करते हैं। इस पर p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का भी प्रभाव पड़ता है, जो नीचे दिखाया गया है। p और d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर घुस करके s ऑर्बिटल को उसको आच्छादित कर देते हैं, इसलिए s इलेक्ट्रॉन की घनत्व को भी प्रभावित करते हैं। और इसी के आधार पर देखिए नीचे लिखा गया है कि आयरन में अगर d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, d5 है उससे d6 हो जाती है, वो आगे तो क्या होगा कि आइसोमर शिफ्ट में धनात्मक शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा। इसके आधार पर हम किसी भी पदार्थ में अगर आयरन है तो आयरन की साक्षीकरण अवस्था में बहुत सरलता से ज्ञान कर सकते हैं। d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है और फेरिक में d5 है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में। आप देखें बड़ा स्पष्ट है, इसमें आइसोमर शिफ्ट 0.7 है, उसमें 1.4 है। एकदम से आइसोमर शिफ्ट नाप के हम सीधे बता सकते हैं कि ये फेरस यौगिक है कि फेरिक यौगिक है। उसको ना नाइट्रिक एसिड में घोला, ना उसमें कुछ प्रयोग किया, ना कुछ इंडिकेट, कुछ नहीं डाला, सिर्फ मापा, स्पेक्ट्रम नापा, आइसोमर शिफ्ट देखा और बता दिया कि ये फेरस कंपाउंड है, ये फेरिक कंपाउंड है। उसके अलावा अगर उसकी घनत्व का आक्षेपण अवस्था है, धन 4 है, धन 6 है, शुद्ध आक्षेपण अवस्था होती है, उन सब का ज्ञान हम सीधे मास पावर स्पेक्ट्रम नाप के और आइसोमर शिफ्ट के मान से बताता है। अब जैसे मैंने बताया कि आयरन के अनेक प्रकार के यौगिक होते हैं, तो यहाँ आप ये माने कि ये बीच में आयरन है और कोई यौगिक है तो यौगिक संपूर्ण होता है, उसके चारों तरफ हमने ये लिगेंड्स दिखा दिए। वो भी ले आप आयरन का जलीय विलयन भी ले तो हम ये मानेंगे कि उसमें बीच में आयरन और चारों तरफ वाटर H2O लिगेंड के रूप में है। ऐसा ही चाहे आप उस आयरन का कंपाउंड ले अथवा विलयन ले, आपको उसकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो ये जो लिगेंड चारों तरफ लगे हैं, ये एक प्रकार के लिगेंड है या भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड है। इससे सिमेट्री निर्धारित हो। अगर छांव लिगेंड जैसे है तो पूर्णतया सिमेट्रिक सममित की अवस्था में है आयरन का कंपाउंड। इसका क्या प्रभाव होता है, उससे हम और क्या ज्ञात करते हैं, यह आगे के प्रश्न में बताएं। और सिमेट्री देखने के लिए, सिमेट्री का आशय हमारा है कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्थिति कैसी है, वो सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, सघन है, विरल है, ये इसमें हम नापने की व्यवस्था करते हैं। पर पहले देख लें कि कैसा यौगिक होगा, तो कैसा उसकी सममित सिमेट्री कैसी होगी, कितना सघन होगा, ये देखो। एक चीज हमने बताया कि फेरस और फेरिक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में और फेरस में 6 होंगे, तो सघनता फेरस में बढ़ गई। दूसरा क्या है, सममिति भी देखें, वो सममिति की सिमेट्री बताने के लिए हमने एक बड़ा चित्र खींचा है। ये आपको ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि कैसे ये डी ऑर्बिटल इस प्रकार से कैसे टूटते हैं और कैसे उसमें
इलेक्ट्रॉनों का विनाश होता है। तो चाहे फेरस हो और चाहे फेरिक हो, वो दो प्रकार के कंपाउंड देगा, उच्च स्पिन के और निम्न स्पिन के। तो उनका हमने सारी व्यवस्था यहाँ बता दी है और उस व्यवस्था में बताया है कि जब भी विपाटन हो जाता है T2G और EG सेट्स में, तब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं। सारा बहुत सरलता से दिखाया गया है। जैसे D6 आपने लिया, फेरस स्पिन लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हाई स्पिन है तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले 3 नीचे 2 ऊपर 5 भरने तक छटना नहीं चाहिए। तो वो दिखा दिया हमें T2G4 EG2। और इसी का जब निम्न स्पिन रहेगा, यानी पूरा ऊपर जाने की स्थिति नहीं रहेगी, उसकी बहुत निगेटिव स्पिन बहुत तगड़ा होगा, तो 6 के 6 नीचे आ जाएंगे, तो वो T2G6 EG2 हो जाएगा। अब यही आप भेद देख लें, यदि T2G6 है तो सिमेट्रिक है, T2G में DSY डिवाइडेड DZ, तो वो नाभिक के चारों तरफ समान स्थिति में और तीनों भाई हैं, दो इलेक्ट्रॉन एकदम सिमेट्रिकल है। और उसकी तुलना में अगर ये T2G4 EG2 है तो क्योंकि 5 भरे हैं, सिमेट्रिक हो गया, फिर एक आपने T2G में भर दिया, ये सिमेट्रिक हो गया। ऐसे आप फेरिक में आए तो वही स्थिति है। फेरिक में उच्च स्पिन D5 वो सिमेट्रिक है क्योंकि पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, और निम्न स्पिन D5 वो एसिमेट्रिक है क्योंकि जब T2G में आप 5 भरेंगे तो 3 भरेंगे, फिर 2 में 2 नहीं, और तो एसिमेट्रिक हो गया। ये आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आगे इसका बातें समझ में आएगा। जब ऐसा होता है यानी एसिमेट्रिक अथवा एसिमेट्रिक, तो अब एसिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक तो कुछ नहीं। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि जो उत्तेजित अवस्था है जिसका I3/2 है, इसके MI मान जो है वो +-3/2 और +-12 में ये डिपार्टमेंट हो जाएगा। 3/2 I के लिए MI +3/2 से लेके -3/2 होगा, बीच में +12 और -12, तो +-12 और +-3/2 में डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो जो मॉसफॉर स्पेक्ट्रम है वो ऐसा होगा, क्योंकि देखिए ग्राउंड स्टेट से आप जब ऊर्जा ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से +-12 से पहले +-12 हो जाएगी, एक और वो हो जाएगा, और फिर +-12 से +-3/2 में जाएगी, एक और ये हो जाएगा। तो जो आपको मॉसफॉर स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा। तो देख लें ये जो विपाटन होता है इसको हम क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, चतुर्ध्रुवी विपाटन कहते हैं। तो ये दूसरा पैरामीटर है जो बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, ये डेटा से दिखाया गया है। और आगे अगर ये पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो जो +-3/2 था, +-12 था, वो सब विपाटन, तो उसकी डिजनरेसी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और नीचे का भी +-12 विपाटन हो जाएगा। तो देखिए ना, इतनी सारी अवस्थाएं हो जाएंगी और इतने सारे ट्रांजिशन मिलेंगे। तो इसमें ऐसी उसी चीज को जब आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो आप देखिए मॉसफॉर स्पेक्ट्रम में 6 मिनिमम मिलेगी, ऐसे 6 मिलेगी, ये 6 दिखाई पड़ रही है कैसे। आगे तो ये बुक में हम इसके उदाहरण आपको दिखाएंगे। तो हमने बताया आपको कि आइसोमरशिप, चतुर्ध्रुवी विपाटन, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग और मैग्नेटिक हाइपरटोनिक फ्रैक्शन, ये 3 चीजें हम बहुत स्पष्ट रूप से मॉसफॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जान सकते हैं। उसी चीज को फिर से यहाँ चित्र में दिखाया गया है और ये वास्तविक स्पेक्ट्रा है। तो एक में तो सेंटरशिप जो दिखाया गया है कि 20 सेंटर जो है, जब इस प्रकार से विपाटित स्पेक्ट्रम आएगा तो उसका सेंटर उस प्रकार से आप नापे के जैसा वहां है। तो सेंटरशिप कहते हैं, उसमें सेंटरशिप यानी आइसोमरशिप उसको कहते हैं, आइसोमरशिप है स्थिति है। और इसमें आइसोमरशिप नहीं है, 2 प्रकार के उदाहरण दिए गए। एक में विपाटन है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है, मगर आइसोमरशिप नहीं है, और दूसरे में विपाटन भी है और आइसोमरशिप भी है। ये उदाहरण के लिए दोनों स्पेक्ट्रा आपको दिखाएंगे। अब देखिए 4 सरल यौगिकों को लेकर के पीछे जो आपको हमने सिमेट्री, विपाटन, ये सब बातें की, उनके उदाहरण दिखाए गए। तो पहला तो सरल कंपाउंड है, फेरसल्फेट है, ये प्रयोगशाला का था। आप इसका मॉसफॉर स्पेक्ट्रम लें तो कैसा आएगा, ए, देखिए ए है। अब उसमें क्या खास बात है, ए में पहली चीज तो खूब विपाटन है और स्प्लिटिंग खूब बढ़ गया, और आइसोमरशिप की वैल्यू तो उसके बीच में आप नापेंगे, यहाँ वैल्यू दी हुई है, इसमें 1.19 आइसोमरशिप है mm/s
सबसे ज्यादा इसी में है रिपार्टिंग कॉर्पोरल स्प्लिटिंग। देखिए क्या सा है, ये फेरस सल्फेट है, Fe2 है, D6 है और हाई स्पीड। तो D6 का हाई स्पीड हमने कहा कि 5 आप रख दिए, T2G में 3, G में 2 और फिर छठवां यहाँ पे आए तो सिमेट्री गड़बड़ हो गई। सिमेट्री गड़बड़ाई एकदम रिपार्टन आया। दूसरी तो चले फेरिक्लोराइड एफिशिएंट है, ये आयरन 3 अर्थात D5 है, तो D5 है और उच्च स्पिन है, हाई स्पिन है, तो क्या होगा पांचों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और पूर्णतः सिमेट्रिक है, इसलिए उसमें कॉर्पोरल स्प्लिटिंग बहुत चौरासी है 0.2 एफिशिएंसी में। फिर आप आ गए K4 एफिशिएंसी 3:2 पोटेशियम क्लोराइड में, ये आयरन 2 है, आयरन 2 अर्थात D6 है और इसका आइसोमरशिप 0 है, कॉर्पोरल स्प्लिटिंग 0 है, आयरन 6 है 0 है अर्थात T2G6 है, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है और बिल्कुल 0 है अर्थात किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं है, न तो इलेक्ट्रॉनों के सिमेट्री है और न लिगेंड्स की सिमेट्री। आप देखिए आयरन के चतुर्दिक 6 लिगेंड क्या लगे हैं, 6 साइनाइड, वो हमने L करके 6 दिखाई थी, तो एक ही लिगेंड है, साइनाइड सब में है, किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होने से उसको कॉर्पोरल स्प्लिटिंग 0 आ गया। इसी प्रकार की K3FeCN6 लिया आपने, ये K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, क्योंकि आयरन फेरिक है इसलिए D5 है, D5 ये D5 है और लो स्पिन है, तो इसमें K3FeCN6 है तो फेरिक है, D5 है, इसमें कॉर्पोरल स्प्लिटिंग थोड़ी सी है, वो दिख रही है, D5 है, लो स्पिन है, तो T2G5 होगा, यानी 3 ऑर्बिटल का सेट है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ी एसिमेट्रिक है, इसलिए थोड़ा कॉर्पोरल स्प्लिटिंग है। इसमें जो 0 दिया गया है ये गलत है, अप्रॉक्सीमेटली 0 है। आप स्पेक्ट्रम में देखें तो कॉर्पोरल स्प्लिटिंग भी दिख रही है और आइसोमर शिफ्ट भी दोनों दिख रहे हैं, उसमें डबलिंग आया है, ये इसमें जो मान दिया गया है वो थोड़ा भ्रामक है। तो इस प्रकार से आयरन के सिस्टम में फेरस और फेरिक, हाई स्पिन और लो स्पिन 4 विभिन्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और किस प्रकार के मॉस्फेट स्पेक्ट्रम आ सकते हैं उसका वर्णन पीछे प्रश्नों में किया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग, पहली बार मॉस्फेट स्पेक्ट्रम को जो हुआ, ये बड़ा बहुत कॉमन यौगिक है Fe3CO12 आयरन के कार्बन में, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। तो Fe3CO12 का जब संरचना पर काम हो रहा था तो बड़ा सरल लगा कि 3 आयरन है तो एक त्रिभुज में 3 आयरन बैठा दीजिए और तीनों आयरन पर 4 कार्बन बैठा दीजिए, Fe3CO12 हो गया, यही संरचना लेके काम हुआ। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हुआ तो लगा हाँ यही है, और उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक पहुंचते पहुंचते इसी पर रखे, वो नहीं जानता है इसमें कि ऐसा कोई अन्य बात हो सकती है, ऐसा ऊपर जो दिखाया गया है ऐसे ही उसका संरचना बना, परंतु जब मॉस्फेट स्पेक्ट्रम तो देखिए 2 डबलेट, 2 बहुत बड़े डेल्टा वाले और छोटे, तो 2 डबलेट मतलब 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार की सिमेट्री वाले, 2 प्रकार की इन्वायरमेंट वाले आयरन हैं। तो उसके आधार पर जब ये स्ट्रक्चर उसका बनाया गया कि एक आयरन पर तो 4 कार्बन, परंतु 2 आयरन ऐसे हैं कि 2 कार्बन से बेस्ट हैं और दोनों पर 3-3 है, तो 2 प्रकार के आयरन सेंटर इसमें इस संरचना में बने। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ तो ये संरचना सिद्ध हुई। ये मास्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने अपनी पहली ताकत Fe3CO12 की संरचना में दिखाया, जहां क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी नहीं पहुंच सका था, वहां मास्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने उसकी सही संरचना बताई। अब आपने हीटर कॉम्प्लेक्सेस के बहुत सारे जो चित्र थे आपको मैं पहले बता दी, कैसे फेरस होगा, कैसे फेरिक होगा, कैसे हाइड्रोजन होगा, कैसे लो स्पिन होगा, परंतु उसमें उनमें एक और विशेष बात होती है, ये फेरस है आयरन 2 में हाई स्पिन होगा, वो जैसा मन करता है और दाएं तरफ लो स्पिन होगा, परंतु उनके बीच में भी एक अवस्था हो सकती है, माने ना हाई स्पिन हो ना लो स्पिन हो, तो हाई स्पिन में क्या होगा, 4
बीच की कोई अवस्था हो सकती है, तो मास बार स्पेक्ट्रम क्या कहेगा? यदि ऐसी स्थिति हो, बीच वाली स्थिति, तो क्या कहेगा? उधर बाएं वाली स्थिति में तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग होगा, दाएं वाली स्थिति में क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग शून्य होगा, परंतु बीच में होगा तो क्या होगा? देखिए होगा, ये देखिए ऊपर का मास स्पेक्ट्रम देखिए, तो खूब बड़ा क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग है, यानी ये हाई स्पीड है। और जब लो स्पीड हो गया तो T2G6 हो गया, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग बहुत थोड़ी सी छोटी सी, ये एकदम से पूरी तरह से ये लो स्पीड है D6 T2G6, और ये T2G4 और G2 ऊपर वाला है, तो बड़ा क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग ये नगण्य क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मास बार स्पेक्ट्रम बीच की स्थितियों में किस प्रकार से देखता है, यह और कोई प्रयोग नहीं देख सकता। जब हम मैग्नेटिक मोमेंट नापते हैं तो 0 के लिए 0 आएगा, और जब वो 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका लगभग 5 के बराबर आता है, और बीच में नापेंगे तो 3 आएगा, तो हम ये नहीं जानेंगे कि ये 3 क्या है और कैसा है। परंतु मास बार स्पेक्ट्रम दोनों को आपको दिखा रहा है कि ये देखिए आपका उधर ऊपर वाला हाई स्पीड है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, यानी लो स्पीड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देखिए लो स्पीड का डबलेट वहाँ दूसरे वाले में थोड़ा झलकी दिखी, तीसरे में बड़ा हुआ, चौथे में और बड़ा हुआ, और पांचवें छठे में जाते जाते तक हाई स्पीड खत्म हो गया, केवल लो स्पीड लग गया। इतना सहज और इतना स्पष्ट दिग्दर्शन हाई स्पीड का, लो स्पीड का और बीच का स्थितियों का केवल मास बार स्पेक्ट्रम की बता सकती है। इसके हमने कई उदाहरण लिए हैं, पर उद्देश्य कुछ और है, ये वही यौगिक है जो पीछे हम लोगों ने चर्चा की। परंतु इसमें क्या, इस यौगिक में क्या किया है कि Fe2SCH2 में Mn2SCH2 को डोप करते हैं, तो क्या होगा कि आयरन, कुछ आयरन परमाणुओं की जगह मैग्नीज परमाणु बैठ जाए, उसको डोप गया। तो डोपिंग का परिणाम देखिए, जैसे जैसे डोपिंग में हम परसेंटेज डोपेंट का बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे किस प्रकार से हाई स्पिन और लो स्पिन कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, आगे दिखा दीजिए। ऐसे बहुत से उदाहरण है, ये उसमें मैंगनीज से डोप किया, इसमें कोबाल्ट से डोप किया, इतना स्पष्ट चित्र है कि कैसे हाई स्पिन लो स्पिन इफेक्ट पड़ रहा है डोपेंट की परसेंटेज घटाने पर। ऐसे ही ये दूसरा कंपाउंड है एल्कोहोलिन का, इसमें भी देखिए टेम्परेचर घटा बढ़ा करके आप हाई स्पीड से लो स्पीड तक कैसे जा रहे हैं। इसी में डोपिंग की एनालिटिकल ठीक कर दिया, तो देखिए कैसे स्पिन स्टेट बढ़ रही और साइमल्टेनियस एक्जिस्टेंस साथ-साथ सभी स्पिन स्टेट्स को दिखा रहा है। ये वो फेरस सिस्टम हमने बताया था, ये फेरिक सिस्टम बताया, बात वही है फेरस और फेरिक की, थोड़ा अंतर है, आगे की 3-4 प्रश्न बता दीजिए। इसमें अंतर ये है कि जहां हमको दोनों स्पिन स्टेट दिखनी चाहिए मास बार में, वो एक उदाहरण तो दिख रही है। आप पूरा कंपाउंड को यौगिक को समझ लीजिए, ये लिगैंड है जिसको हमने NO कहा है, NO, तो NO2 ऐसा 6 कोऑर्डिनेट लिगैंड ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो उसमें तो हाई स्पीड से चले लो स्पिन का वो चित्र दिखाई पड़ा। परंतु वैसा ही कंपाउंड गया जिसमें X बदल दिया, 3OH कर दिया, तो उसमें वो बीच वाली स्थिति नहीं दिखाई पड़ी, जबकि मैग्नेटिक मोमेंट 3.2 है। इसमें दोनों स्थितियां दिखाई पड़नी चाहिए थी। ये फेरिक सिस्टम्स की ये खास बात है, और उसके पीछे कारण क्या है आगे बताएं। ठीक, खास बात उसकी ये है कि जब फेरस और फेरिक परस्पर संतुलन में होते हैं, तो कोई एक अणु है वो हाई स्पिन में है, मगर वो हाई स्पिन में ऐसा स्थिर नहीं रहता, वो हाई स्पिन में है, लो स्पिन में जाता है, लो स्पिन से बराबर हाई स्पिन से लो स्पिन में ऐसा आता जाता रहता है इक्विलिब्रियम में। तो क्या है, वो अणु जितनी देर हाई स्पिन में है उतनी देर में अगर मास बार में उसको देख लिया तो हाई स्पिन को बताएगा, मगर उसके देखने तक में वो लो स्पिन को चला के उसको देख लेता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक एवरेज स्पेक्ट्रम आएगा, वो स्थिति फेरिक में होती है, फेरस में नहीं होती। फेरस में खूब देर तक वो स्थिर रहता है, उसका टाइम पीरियड इतना रहता है, मास बार उसको देख लेता है, और फेरिक में देख नहीं पाता। तो अनेक स्थितियों में मास बार में फेरिक में बीच की जो दोनों स्थितियां साथ साथ नहीं दिखाई देती हैं, एवरेज दिखाई देती हैं। ये जिनके चित्र कुछ अच्छे से नहीं है, एक बड़ा सरल सा लिगैंड है,
डाइफेनोलेनिन डाइथाकामेट। तो एसएस है तीन डाइथाकामेट लगकर के एक 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना के, और मैट्रिक मूवमेंट अच्छी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चले तो वो उसमें ये उसका मॉस्फेर स्पेक्ट्रम दिखाया। मॉस्फेर स्पेक्ट्रम में जैसे 300 से 77 पर जैसा उसको घटा है, तो 300 में देखिए वो फेक है, हाई स्पिन है, D5 है, यानी पांचों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए बिल्कुल 0 और फुल। पर जब नीचे आ गए तो वो लो स्पिन की तरफ है, T2G4 हुआ तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग आ गई। और इसी प्रकार से एक और कॉम्प्लेक्स को ले लिया, ये MOF-BTC है, वो मेथिल ब्यूटिल डाइथाकार्बोनेट है। इसमें भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर दिखा रहे हैं वो ये बढ़ता जा रहा है। मगर वो पहले भी कंपाउंड को बताया आपको, DHC उसमें दो कंपाउंड है, एक तो वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होता है और एक बिना वाटर के क्रिस्टलाइज होता है। तो जो बिना वाटर के क्रिस्टलाइज होता है वो तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग बढ़ता जाता है, दोनों अलग नहीं दिखते हाई स्पीड लो स्पीड। परंतु दूसरे में जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं, आप देखिए यहाँ 0 लगभग 0 क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग थी, और जब हम लिक्विड हाइड्रोजन टेम्परेचर पर आए तो हमको दो स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ रहे हैं, दो डबलेट दिखाई पड़ रहे हैं, यानी इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन का कोएक्सिस्टेंस हमको दिखाई पड़ रहा है। ये इसका पीछे सिर्फ इतना हम इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं, वही मास्पर टाइम स्केल की बात, मास्पर टाइम स्केल से ज्यादा हाई इसके हाई स्पिन लो स्पिन है, इसलिए मास्पर उसको देख लेता है हाई स्पिन लो स्पिन, कभी बिल्कुल नहीं देख पाता, कभी एकदम देख लेता है, और कभी जब खूब स्थिर रहेगा मास्पर टाइम स्केल से ज्यादा स्थायी रहेगा तो खूब अच्छी तरह से देखेगा। इस तरह से उसकी डायनामिक्स, उसकी काइनेटिक्स, ये बहुत सारी चीजें पढ़ी जा सकती हैं मास्पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। मेरे ख्याल से समय समाप्त हो रहा है। अगली स्लाइड मैंने एक विशेष उद्देश्य से दिखाई है, मैंने मास्पर और सर CV रामन के जीवन की थोड़ी तुलना की है। दोनों में एक समानता ये है कि यही तो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम से उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी चलती, और किसी वैज्ञानिक के नाम से उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं चलती, वो मास्पर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और कोई विशेष बात नहीं है, उसको मास्पर को बहुत कम उम्र में मिल गया, इनको तो बहुत बाद में जाकर के मिला, परंतु उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। सर CV रामन ने कैसे नोबेल पुरस्कार का विज्ञान जो उन्होंने खोज की वो कैसे किया, वो अलग से एक पढ़ने का विषय है। यहाँ इतना करके अपनी बात पूरी करते